आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम अपने दोस्तों को, श्रोताओं को मिलवाने जा रहे हैं। आप हैं कमल कपूर, फरीदाबाद की जानी मानी साहित्यकार, कवित्री, लेखिका। बहुत कुछ आप कर रही हैं। कमल जी, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी। और मानव रचना के सभी सुधी श्रोतागणों को कमल कपूर का नमस्कार, प्रणाम, सलाम। अपने दोस्तों को मैं बता दूं कि कमल जी की क्रेडिट में 10 किताबें हैं। आपको 50 से 60 के करीब सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कमल जी से। आज कार्यक्रम के दौरान आप जानेंगे कि किस हस्ती से आज हम अपने दोस्तों को मिलवा रहे हैं। कमल जी, आपकी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लेखन की शुरुआत कब, कैसे और क्यों आपने की? देखो माधुरी जी, एग्जैक्ट लेखन की शुरुआत कब हुई इतना तो मुझे याद नहीं, पर जब से मैंने होश संभाला, मतलब बचपन से मेरे हाथ में कलम आ गई। जी जी जी। मेरे पिता पंजाबी के जाने माने लेखक थे। वो पंजाबी में लिखते थे। उनका नाम हम आपसे जानना चाहेंगे। श्री ओम प्रकाश साहनी, दिवंगत हैं। बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए वो। जी जी जी। पर यह है कि उन्होंने अपनी कलम की स्याही मेरी कलम में डाल दी अपनी रुखसती से पहले। और छोटी थी तो जोड़ तोड़ करके 2-4 पंक्तियां लिखती थी और पापा के पास लेके जाती थी। तो पापा कहते थे, मैं तो बेटा पंजाबी जानता हूँ, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, अपनी दीदी के पास लेके जा। ओके। मेरी दीदी थी 6 साल बड़ी मुझसे, वो भी लिखती थी। जी जी जी। तो उनके पास लेके जाती थी। वो भी 6 साल मेरे से बड़ी, कितनी बड़ी होंगी। मैंने 4 साल के उम्र से लिखना शुरू किया तो वो 10 साल की थी। पर इतनी योग्यता उनमें थी कि वो मेरी पंक्तियों को करेक्ट कर देती थी। तभी साथ साथ में मंच भी मिलने शुरू हो गए स्कूल में, छोटी छोटी महफिलों में। तो प्रोत्साहन मिलता चला गया। पर वो बच्चों का खेल ही था, जैसे कंचे गुड़ियाँ होती हैं ना, वो बच्चों का खेल ही था। जी जी जी। और लेखन तो काफ़ी बड़ी उम्र में जाके, शादी के भी बहुत बाद, जिसको विधिवत लेखन कहते हैं कि मानक लेखन या पत्र पत्रिकाओं में छपना, वह तो चौथे दशक के बाद जिंदगी के शुरू किया। कमल जी, आपकी इन सारी बातों को सुन के, जैसे आपने अपनी बहन और अपने पिता के बारे में बताया और ये बताया कि बहुत कम उम्र में चले गए और अपनी चाही आपके कलम में डाल गए, तो मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो, चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। के रूठा यार मना मित्रा, के यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। यह है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस
महान लेखिका से हम अपने श्रोताओं को मिलवाने जा रहे हैं, दोस्तों को मिलवा रहे हैं। आप हैं कमल कपूर जी। कमल जी, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी, आप मुझे बार बार महान मत कहिए, ये आपकी विनम्रता है। कलम की छोटी सी सिपाही हूँ मैं। कमल जी, शायर मुकेश गंभीर की मुझे पंक्ति बार बार याद आ जाती है जब कोई ये बात कहता है कि वो जो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा। क्या बात है, क्या बात है माधुरी जी। कमल जी, आपकी सबसे पहली पुस्तक जिंदगी के मोड़ आई थी। हाँ जी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि थोड़ा हमारे दोस्तों को अपनी पुस्तक के बारे में बताएं। जिंदगी के मोड़ मेरा बड़ा कच्चा लेखन है, अनगढ़ लेखन है उसमें। अब मैं उन कविताओं को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी कलम ने क्या दिया है ये। पर साथ साथ में मुझे ये भी लगता है कि जिंदगी में थोड़ा कच्चापन भी होना चाहिए। जी जी जी। उस कच्चेपन को देख कर ही हमारी कोशिश होती है कि हम और परिपक्व चीज साहित्य को दें। पर मुझे फिर भी जिंदगी के मोड़ की कविताएं पसंद हैं, क्योंकि वो मेरा पहला सृजन है। और कैसे लिखी, कब लिखी, ये मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि सारी कविताएं हैं। हाँ, इसमें सब कविताएं हैं। और मैं ये मानती हूँ कि कविता कवि मन पर पड़ी हुई वो पहली दस्तक होती है कि उस दस्तक पर द्वार खोल दिया तो कविता रहती है, नहीं तो कविता चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ही दस्तक पर मैं द्वार खोलती गई और बस कड़ी दर कड़ी जिंदगी के मोड़ की कविताएं बनती चली गई। कमल जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी ये जिस पुस्तक को आप बहुत कच्ची कह रही हैं, हाँ जी, जिंदगी के मोड़, हाँ जी, इसमें से आप अपनी एक रचना हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं। हाँ जी, जरूर माधुरी जी। जी जी। ये आजकल कन्या भ्रूण हत्या का बहुत शोर मचा हुआ है, तो उसी को लेके मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। जी जी, स्वागत है। और जिस समय मैंने ये पुस्तक लिखी थी उस समय इतना ज्यादा शोर नहीं था जितना आजकल है, पर फिर भी कवि हृदय है, वो कोई भी क्रांति का कदम हो वो कभी पहले उठाता है, कभी पहले उठाता है। बाकी जो समाज सुधारक हैं या और सामाजिक शख्सियत हैं वो बाद में उठाती हैं। तो ये मैंने लिखी थी। कविता के पहले की 4 पंक्तियां हैं। पहले, निर्माण की वो उत्तम स्थिति थी, निर्माण की वो उत्तम स्थिति थी जब बिटिया का सृजन हुआ। क्या बात। विध्वंस की वह अधम स्थिति थी, विध्वंस की वह अधम स्थिति थी और जब उसका हनन हुआ। फिर मेरी नवासी हुई, बिटिया की बेटी। उसको जब मैंने गोद में उठाया तो मुझे वो लड़की जो थी तमाम कन्याओं की प्रतिनिधि लगी। क्या बात। और तब कपास कुसुम सी कोमल, कपास कुसुम सी कोमल और नए पत्ते सी नाजुक, उस नवजात बच्ची को मैंने जब गोद में उठाया, उस नवजात बच्ची को मैंने जब गोद में उठाया तो मन भर आया देखकर कि नींद में भी हंस रही थी वह कच्ची गरी सी दूधिया हंसी। क्या बात है। कि नींद में भी हंस रही थी वह कच्ची गरी सी दूधिया हंसी। उसकी अंधमुदी पलकों में कैद थी, उसकी अंधमुदी पलकों में कैद थी कल की कई तस्वीरें। क्या बात। और मुट्ठी में बंद थी कई अनजानी तकदीरें। उसी पल मन अंतर मन से यह भीगी दुआ निकली, हे राम जी, हे राम जी, इसकी हंसी को कायम रखना और इसके कल और आने वाले हर पल को बलात्कारियों, व्यभिचारियों तथा दहेज के लोभियों की कुत्सित नजरों से बचाना और इसकी राहों में राहतों और चाहतों के महकते हुए फूल बिछाना। यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है। क्या बात है कमल जी। और आपकी इस कविता को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इस नवासी को दुल्हन के रूप में जरूर ख्वाबों में सजा रही होंगी। मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, सर से सर के चुनरिया, सर की चुनरिया लाज भरी अखियों में, सर से सर की चुनरिया लाज भरी अखियों में। ओ मैया गाए सगन रहना होके मगन नाचे सखियों में, सर से सर
कुछ लम्हे जीवन के चुरा ले, सांसों की ये आग बुझा ले, दुनिया से दूर नई दुनिया बसा ले। जब से मिली है तुझसे निगाहें, जादू ये कैसा मुझ पे हुआ कि दिल जब तन्हा लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगता है तू झांक रहा है अखियों में हो। सर से सर के चुनरिया राज भरी अखियों में। मैं हूँ माधुरी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। और आज हमारे साथ जो महान साहित्यकार हमारे साथ हैं, कमल कपूर जी। कमल कपूर जी, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। कमल जी, आपकी अगली पुस्तक आई थी रिश्तों के रंग। हाँ जी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपनी इस पुस्तक के बारे में हमारे दोस्तों को, श्रोताओं को बताएं। रिश्तों के रंग की जब भी बात होती है माधुरी जी, जी जी जी, तो मुझे याद आते हैं भारतीय साहित्यकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर वेद व्यथित। जी जी जी। मेरी इस पुस्तक को सारा श्रेय डॉक्टर वेद जी को जाता है। मैं उन्हें मन से प्रणाम करती हूँ, जी जी। क्योंकि जब मैं उनसे मिली थी उससे पहले मुझे नहीं पता था कि कोई हरियाणा साहित्य अकेडमी है या कोई काव्य संग्रह या कथा संग्रह भी होता है। क्योंकि देखा जाए जिंदगी के मोड़, मेरी पहली पुस्तक जो प्रकाशित होके मेरे हाथ में आई वो जिंदगी के मोड़ जरूर थी, परंतु जो मेरी कलम ने सृजन किया उस हिसाब से रिश्तों के रंग मेरी पहली पुस्तक है। प्रकाशित बाद में हुई क्योंकि ये मैंने अनुदान के लिए भेजी थी डॉक्टर वेद व्यथित की प्रेरणा से। तो वो 1 साल बाद उसका रिजल्ट आया और अनुदानित हुई। तो रिश्तों के रंग की जो कहानियां हैं, 13 कहानियां हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। रूढ़िवादिता का इसमें खंडन है, पुरानी परंपराओं को, जी जी, बीमार रूढ़ियों को नकारा गया है और नई स्वस्थ रेखाएं खींची गई हैं। ये इन 13 कहानियों का। इसकी जो प्रतिनिधि कहानी मेरे ख्याल से रिश्तों के रंग होगी। रिश्तों के रंग कहानी जो है, उसकी जो नायिका है, जी जी, वो नायक के प्रति आकर्षित होती है क्योंकि उसको गलतफहमी है कि नायक जो मेरे प्रति आकर्षित है, अच्छा, दूसरे तरीके से वो बड़ी है, उम्र में उससे 10 साल बड़ी है। अच्छा, और उसे यही लगता है कि उसके घर के सामने रहने वाला कोई नया किराएदार आता है तो उसे लगता है कि वो उसके प्रति आकर्षित है और मन में वो ख्वाब सजाती है। ठीक है। और बहुत कल्पनाएं करती है और कल्पनाओं के रजिस्टर खोल खोल के ढूंढ के लेके आती है कि भगवती चरण वर्मा थे, अच्छा, उन्होंने भी अपने से उम्र में बड़ी लड़की से शादी की। अच्छा, और डॉक्टर धर्मवीर भारती थे, उन्होंने भी अपनी उम्र में बड़ी लड़की से शादी की। अब्राहम लिंकन ने भी अपनी उम्र से बड़ी लड़की से शादी की। तो वो अपने आप को बिल्कुल तैयार करके रखती है कि वो मेरे सामने प्रेम प्रस्ताव, यानी कि बसंत के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, कि वो प्रेम प्रस्ताव रखेगा और मैं स्वीकार कर लूंगी। अच्छा, ठीक है। पर जब वो उसके पास आता है और अपनी रुचि के बारे में वो इजहार करता है कि आपकी ही शक्ल सूरत की और आपकी उम्र की मेरी एक बहन थी जो कि दहेज की अग्नि में जला दी गई, तो मुझे आप में उसी की छवि नजर आती है, तो क्या दीदी आप मुझे भाई बनाएंगी? वो क्रोधित होती है, बहुत क्रोधित होती है, कहती है मैं तुम्हारे जैसे मजनुओं को जानती हूँ कि जो ऊपर से बहन का रिश्ता बनाते हैं और अंदर अंदर क्या करते हैं। अच्छा। तुम्हारे अंदर सच को स्वीकार करने की ताकत क्यों नहीं है? जो मन में है वही कहो। उसको इतना लताड़ती है तो वन फाइन मॉर्निंग वो पाती है कि वो माँ के साथ रहता था, घर छोड़ के चला गया। तो उसको वो काफी टाइम के बाद जो लड़का है ना, ये फिर अपनी जो मैच करने वाली उम्र होती है, साथी प्रोफेसर सागर के साथ शादी कर लेती है। तो वहां पर जाकर वो लड़का, उसको शिमला में जाते हैं तो वहां वो लड़का मिलता है। तो तब इसको मतलब फील होता है कि मतलब इसकी मेरे प्रति क्या भावना थी, मेरी इसके प्रति क्या भावना थी। तो फिर उससे क्षमा मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन बनने को तैयार हूँ और मैं तब तुम्हें समझ नहीं पाई थी। तो फिर ये इसका हस्बैंड सागर कहता है कि रिश्तों के बहुत से रंग होते हैं, सिर्फ एक रंग नहीं होता कि लोग
प्रेमी प्रेमिका का ही रंग समझते हैं कि वही रंग है। रंग बहुत से हैं, इसमें स्नेह का रंग भी है। और ऐसे ही बाकी 12 कहानियों में भी रिश्तों के अलग अलग रंग हैं। तो वो पाठक पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो वो जानेंगे। कमल जी, आपकी इस कहानी को सुनकर, हाँ जी, जैसे वो ख्वाब देख रही है नायिका, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है। देखा एक ख्वाब तो ये गुल खिले हुए, बहुत सुंदर दूर गीत है। तक निगाह में है सिलसिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। आ, आ, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ। और आज हमारे साथ सृजन के अंतर्गत जिनसे हम अपने श्रोताओं को मिलवा रहे हैं, अपने दोस्तों को मिलवा रहे हैं, कवित्री लेखिका कमल कपूर जी। कमल जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी। श्रोताओं को फिर से नमस्कार। कमल जी, आपकी पुस्तक है, अगली पुस्तक नैहर छूटो जाए। हाँ जी, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इस पुस्तक के बारे में हमारे दोस्तों को बताएं कुछ। नैहर छूटो जाए माधुरी जी मेरा द्वितीय कथा संग्रह है। जी जी इसमें भी मैं यही कहूँगी कि यही दोहराव है, सामाजिक सरोकार, जी जी जी। पारिवारिक समस्याएं, समस्याओं के सुलझाव भी हैं साथ में। जबकि कहते हैं कि आज की कहानी की ये मांग है कि आप यथास्थिति प्रस्तुत करिए जी जी। और उसके हल मत बताइए। पाठक अपने आप सोचेगा कि हल क्या है। पर मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि यथास्थिति वाली बात तो मीडिया बताता है। यथास्थिति वर्णन तो मीडिया करता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है। अगर लेखक उसका हल नहीं देगा तो हर पाठक इतना अधिक बुद्धिमान नहीं होता कि वो गहरे तक जाके उसकी समस्याओं का समाधान निकालेगा। जी जी। जब पाठक पढ़ने बैठता है कहानी तो कुछ ना कुछ सोच के पढ़ता है कि हमारे घर में जो समस्या चल रही है शायद इसका समाधान हमें इस कहानी यहाँ में से मिल मिल जाए। जाए। और जब नहीं मिलता तो वो निराश होता है। तो इसीलिए मेरा ट्रेंड तो कहानी का यही है। और इसकी जो 13 कहानियां हैं, सपनों की गुलमोहर है, एक महकती वासंती सुबह है, मंजिलें और भी हैं, पूरे चांद की रात है, जी जी। ये इसकी कहानियों के शीर्षक हैं। नैहर छूटो जाए हैं और बड़ा गुदगुदा सा, बड़ा रोमानी सा एक ख्वाब है इसमें। अच्छा। थोड़ा सा रोमानी हो जाए। अच्छा। कांच के ख्वाब है। ये एक किशोर लड़की की कहानी है जी जी जी। जिसे ये नहीं पता होता कि किशोर अवस्था में मैं प्रेम कर रही हूँ और उसे ये नहीं पता कि इसके आगे मुझे क्या भुगतनी पड़ेगी सजा। तो कांच के ख्वाब हैं। फिर अंत में वो खुद ही कहती है कि किशोर अवस्था में देखे गए लड़की के ख्वाब कांच के होते हैं, जब टूट जाते हैं तो इतने टुकड़े होते हैं कि उन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है। तो ये संदेश देती है कि माता पिता जो भी तय करते हैं बच्चों के लिए वो अच्छा ही उचित होता करते है। जी जी। अंतर्द्वंद है, प्रेमी प्रेमिका के पास जाए ना जाए। ओहो। तो ये अंतर्द्वंद है। ये एक समझदार नायिका की कहानी है कि उसके मन में अंतर्द्वंद उठता है। और मीरा जी उठी। इसमें बिटिया के दर्द की कहानी है। और ये कहानी मेरी हरियाणा साहित्य अकेडमी से प्रथम पुरस्कृत हुई थी। क्या बात है।
और शायद इसलिए हुई थी कि इसमें जीवन की सच्चाई थी। माधुरी जी, उस समय मेरे साथ एक घटना घटी थी, दुर्घटना घटी थी। मेरी युवा पुत्री 7 साल के बाद में उसके पति की मृत्यु हो गई थी अचानक। तो इसमें मीरा इज माई सेल्फ, और मीरा जी उठी में यही है कि नायिका मीरा ये ससुराल आती है जब, तो बहुत से दुख और विपत्तियों की गलियों से गुजर के आती है। यंग एज में भाई चला गया, बहन चली गई, जी फादर चले गए, माँ को उसने इस रूप में देखा बिना पति के जब वो खुद टीन एज की थी। उसके बाद में जब यहाँ पर आती है, कुछ साल अच्छे बीतते हैं, फिर शादी, बिटिया की शादी के 7 साल बाद अच्छी खासी गृहस्थी उनकी चल रही है, और साइलेंट हार्ट अटैक से उसके पति की मृत्यु हो जाती है। 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़कर वो चला जाता है। तो इसमें जो मीरा इज माई सेल्फ, मीरा के जो दुखों का वर्णन है, बेटी अपने दुखों पे काबू पा चुकी है, पर माँ नहीं पा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जाकी जाई सुखी वो माई सुखी। जी तो वो कहती है कि मेरी जाई सुखी नहीं है, मैं सुखी कहाँ से हो सकती हूँ। तो पति नीरज उसको समझाते हैं बार बार कि तुम्हें सुखी होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें संभलना है, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ दुख है। और उस बच्ची का, मनु नाम है बेटी का, कि बच्ची का दुख भी है और संघर्ष भी है। वो संघर्ष उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तुम उसका साथ नहीं दोगी तो। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर वो धीरे धीरे समझती है। एक सपना उसको रात को आता है, सपने में जैसे वो एक जागरण देख रही है, जागरण में उसको जैसे आवाज सुनाई देती है कि जागो, उठो, देखो, तुम्हें मनु को देखना है, अवनी को देखना है, उसके बेटे को देखना है। तो सपना उसे जागृत करता है, फिर उसे समझ में आता है। तो उसके बाद में वो उसके संघर्ष में उसके साथ खड़ी होती है, और वो उसके साथ खड़ी होती है तो मनु उस संघर्ष में सफल होती है। ये और मीरा जी उठी कि मरते मरते। और मीरा जी उठी का शीर्षक मैंने इसलिए रखा कि जिस रात मीरा सपना देखती है ना, उस रात वो निश्चय कर चुकी होती है कि जब सब लोग सो जाएंगे ना, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मैं बेटी को इस दुख में नहीं देख सकती। पहले मैंने माँ को देखा, फिर मैंने बहन भाइयों को जाते देखा, और अब मैं अपनी बेटी को देखूंगी। तो शायद ना यही पीड़ा थी, यही संवेदना थी कि मैं नहीं चाहती थी, और ना मैं जानती भी नहीं थी कि इसको हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कृत करेगी। पर ये दुख, सबका दुख होता है शायद, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहना दूर मत जइयो, ये मेरी बहन की व्यथा थी। जी बहन जो 19 साल की उम्र में दिवंगत हो गई, दहेज के अग्नि में जलाई गई। बहना दूर मत जइयो उसकी कहानी है। यही तो संसार है। माँ की मृत्यु के बाद में हरिद्वार के घाट पे जब नायिका जाती है, तो जो वहाँ का देखती है कि मृत्यु को भी कैश किया जा रहा है, और किस तरह मृत्यु को कैश किया जा रहा है। तो उसके पिता समझाते हैं कि इनके लिए मृत्यु कैश करने की चीज़ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो बिटिया, कि ये इनके लिए रोजगार है। तो रोजगार में कुछ भी जायज़ है। तो यही तो संसार है। ये इसकी कहानियां हैं। ये संक्षिप्त एक झांकी मैंने नैहर छूटो जाएगी आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। आपने दी है अपने इस पुस्तक की, नैहर छूटो जाएगी। और आपकी इन सारी बातों को सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, जिंदगी कैसी है पहेली। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे,
पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे। पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। आप है रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं सृजन के अंतर्गत कमल कपूर जी। कमल जी, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी, और श्रोताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। कमल जी, आपकी अगली पुस्तक है छाँव। हाँ जी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी इस पुस्तक के बारे में, छाँव के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। अब माधुरी जी, छाँव के बारे में भी 16 कहानियाँ इसकी। जी जी। मैं वही बात कहूँगी जो मैंने रिश्तों के रंग और नैयर छुट्टो जाए के बारे में कही। पर छाँव के साथ में एक बहुत अच्छी मेरे साथ में सुखद घटना जो घट गई, वो ये घट गई कि छाँव को मैंने हरियाणा साहित्य अकेडमी में पुरस्कार कैटेगरी के लिए भेजा। जी जी। तो छाँव की कहानियाँ निर्णायकों को इतनी पसंद आई क्या बात। कि हरियाणा की ये श्रेष्ठ कृति घोषित की गई, कथाकृति घोषित की गई, और इसे हरियाणा सरकार की ओर से प्रथम पुरस्कार मिला जो मैंने हुड्डा जी के हाथों से ग्रहण किया। तो छाँव में भी मैं यही कहूँगी कि यही दोहराव है, इसीलिए मुझे लगता नहीं कि इन कहानियों पे मैं ज़्यादा चर्चा करूं। आप सिर्फ छाँव के बारे में, जो इसमें प्रतिनिधि कहानी छाँव होगी ना मेरे ख्याल में। हाँ जी, शीर्षक कथा छाँव। हाँ, इसके बारे में थोड़ा शीर्षक कथा छाँव में यही है कि मैं टीनेजर के ऊपर काफ़ी कहानियाँ लिखती हूँ। जी जी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो ये टीनेजर है ना, ये हमारी आने वाली पीढ़ी है। जी जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। जो नवनिर्माण में पूरी तरह सहयोग देगी। जी जी जी। तो ये भी टीनेजर के ऊपर ही है कि टीनेजर प्यार की है। तो ये लोग नासिक कॉलेज में विधि और विनीत नासिक कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जो नायिका है ना इसमें, विधि नहीं विधि नहीं है, विधि नायिका नहीं है। नायिका जो मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा। तो नायिका जो है वो अमेरिका से आती है शादी के बाद में। तो उसको पता चलता है कि विधि की और विनीत की शादी हो गई। तो वो अतीत में जाकर सब याद करती है कि जब तक वो लोग नासिक के इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो दोनों की एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुंदक थी। अच्छा। क्योंकि विनीत था वो इस तरह की जो लड़कियां आजकल छोटी छोटी ड्रेसेस पहनती हैं उसे पसंद नहीं थी। वो हर लड़की को रोकता टोकता था। ठीक है। तो विधि को ये बातें पसंद नहीं थी, तो उसको जलाने के लिए और ज़्यादा वो पहनती थी। ये सारा किस्सा उसको नायिका को बाद में पता चलता है कि कैसे वो हैरान होती है कि इनका प्यार हो कैसे गया इतना। अच्छा। ये तो जानी दुश्मन थे एक दूसरे के। अच्छा। तो वो सामने जो आता है कि ये इसी तरह से एक दिन जब नायिका वहाँ गई हुई थी, दिल्ली गई हुई थी, दिल्ली की थी वो, दिल्ली गई हुई थी, तो कुछ दिन तक वो वापस नहीं आ पाई। तो विधि उसी वेशभूषा में जो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी वो किसी मॉल पे जाती है और मॉल से निकलने लगती है। अंधेरा होता है, अंधेरी सड़क पे हॉस्टल वापस आ रही होती है। तो उसको 3-4 गुंडे घेर लेते हैं। तो उन गुंडों से बाइक पे विनीत आ रहा होता है तो विनीत बचाता है। फिर विनीत उसको 2 थप्पड़ लगाता है और अपने घर ले आता है।
ठीक है। अपनी माँ के सामने करता है। तो फिर माँ उसको बताती है कि इसकी बहन के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो इसी तरह से कपड़े पहनती थी और मना करने के बावजूद भी नहीं मानती थी। तो पर उसके साथ में तो ऐसा हुआ था कि बलात्कार हुआ था और उसके बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। तो तब से ये मतलब ना ये लड़कियों के इस तरह के उसके अगेंस्ट है और ना ये कहीं फ्लर्ट करता है इधर उधर। तो वो उसकी इतनी ज़्यादा फैन हो जाती है, इतना उसको चाहने लगती है कि आखिर में वो शादी हो जाती है। तो फिर ये मतलब यहाँ का वो देखती है, फिर वो कंपैरिजन करती है नायिका कि देखो ये कितना मतलब उसका ख्याल रख रहा है, या भाई भाभी को देखती है या अपनी और मित्रों को देखती है कि वो अपनी पत्नी की कितनी कदर कर रहे हैं। तो उसको अपना पति याद आता है कि जो मेरे को माँ नहीं बनने दे रहा, कि मैं डॉलर कमाने की मशीन हूँ वहाँ पर, मैं माँ बन जाऊँगी तो मैं डॉलर नहीं कमा पाऊँगी और मेरे को हाउस होल्ड में भी हेल्प नहीं करता, पैसा भी मेरे को पैसा कमाने का भी साधन इससे बनाया हुआ है। तो फिर वो डिसाइड करती है, वापस जब जाने लगती है तो माँ को कहकर जाती है कि माँ अब मैं तेरी आंचल की छाँव में अपने ये मतलब भारत की जो 6 ऋतुएं हैं और अलग अलग यहाँ पर मौसमों के फ्लेवर हैं, उनकी छाँव में मैं वापस लौट के आऊँगी। मेरा पति अरुण मानता है तो माने, नहीं मानता तो नो प्रॉब्लम, मुझे तो आना ही आना है, मुझे इस छाँव की ज़रूरत है। तो इन्हीं रिश्तों की छाँव की मुझे लगता है कि ना हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है, जी। खाली स्त्री को नहीं, पुरुषों को भी छाँव सबको चाहिए, रिश्तों की ठंडी मीठी छाँव। तो ये छाँव जो है इसकी हर कहानियों में ये ठंडी मीठी छाँव है, कड़ी धूप से ठंडी छाया तक का सफ़र है छाँव। कमल जी, आपकी इन सारी बातों को सुनकर मुझे जो आप ठंडी छाँव या प्यार की बात कर रहे हैं, तो आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, तू प्यार का सागर है। क्या बात है, क्या बात है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है।
खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। आप है रेडियो माधुरी रचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से आज हम अपने श्रोताओं को, दोस्तों को मिलवा रहे हैं, आप हैं वरिष्ठ साहित्यकार कमल कपूर जी। कमल जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी, और श्रोताओं मेरा नमस्कार प्रणाम फिर से स्वीकार करो। कमल जी, आपने इसके बाद जो पुस्तक आप लेकर आई, हाँ जी, कि अम्मा का चश्मा, दादी माँ और फिर बच्चे, झिलमिल तारे, इसके बारे में थोड़ा माधुरी जी दोस्तों को बताइए। ये हम लेखक होते हैं ना, और क्षमा याचना के साथ कहती हूँ, आप भी लेखकों में हैं तो हम बड़े सनकी होते हैं, खपती होते हैं। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, हमें नहीं पता हमारी कलम जो है वो कहाँ मुड़ जाए, कहाँ मुड़ जाए, या हम माँ सरस्वती हमें क्या आदेश दें। जी 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 बेसिकली तो देखा जाए, हम जो कुछ करते हैं ना, आप भी मानती हैं, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से करते जी जी हैं। जी जी। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद था, और दूसरा फिर यही था कि अम्मा के चश्मा में थोड़ी सी ऐसी कहानियां भी थी जो कि मन को रुलाने वाली थी। मैंने अपना अतीत भी इसमें कई कहानियों में दोहराया है, जी। तो मैं उन अतीत की गलियों से भी गुजर के आई थी। तो क्या होता है माधुरी जी कि जब ना लेखक कोई भी कहानी लिखता है ना, आपको अनुभव होगा इस बात का, जी जी। तो अपने पात्र को जिन गलियों से गुजारता है ना, जिन स्थितियों से निकालता है, तो लेखक को खुद को भी गुजरना होता है। हाँ बिल्कुल। वो जब तक खुद नहीं गुजरता ना, तो वो पात्रों के साथ इंसाफ नहीं कर पाता। कलम से कागज पर उतरेगी कैसे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस पूरी प्रक्रिया में कि अम्मा के चश्मा की कहानियां लिखी गई, सामने आई, बार बार परिचर्चा हुई, या पुरस्कार मिले, फोन आते थे इसी की, ये कहानी आपने कब लिखी। कई लोग कहते थे ये तो हमारी कहानी लगती है, हमारे घर की कहानी आपको कैसे पता चल गई? अच्छा हमारी घर की कहानी आप कहीं बैठ के छुपी हुई थी, देख रही थी हमारे घर पे, नजर डाल के देख रही थी। तो सबको मैं समझाती थी कि नहीं, विधाता जो है हर घर की कहानी, हर व्यक्ति की कहानी एक ही कलम से लिखता है, बस स्याहियों के रंग बदल देता है। क्या बात है। तो वो बस ना अपने मन का जो भारीपन था उसको हल्का करने के लिए मैंने कहा अब अपने बचपन में लौटा जाए। बचपन आपको पता ही है, और मुझे याद है कि झिलमिल तारे जब आई थी, जी जी जी, तो सबसे पहले मुझे लगता है मैंने प्रति माधुरी जी आपको दी थी, जी जी, है ना? और आपने इसकी बहुत प्यारी समीक्षा की थी। जी जी। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि झिलमिल तारे आई, बचपन में पहुंच गई, बचपन की घटनाएं याद करती गई, फिर उम्र के 5वें दशक में प्रवेश करके जो झिलमिल तारे लिखने का अनुभव हुआ ना, वो बड़ा प्यारा अनुभव था। अरे वाह, वो ऐसा लग रहा था कि बचपन फिर से लौट आया है। क्या बात। वही गुड़ियों से मैं खेल रही हूँ, वही कंचों से खेल रही हूँ, वही परियों की कहानियाँ। फिर इसमें माधुरी जी मैंने एक इस बात की है, आपने भी नोट की होगी, कि जो हमारी पंचतंत्र वगैरह में कथा के रूप में या गीतों के आगे जाके जो गीतों में ढली एक पारंपरिक कहानियां थी ना, चिड़िया कौवे की या प्यासा कौवा की, तो उनको मैंने आज की जनरेशन के हिसाब से चेंज किया है। हाँ। कि कौवा चिड़िया की कहानी अलग से लिखी है, उसमें गीतात्मक रूप में, तो वो मैंने इसमें चेंज किया है। तो ये झिलमिल तारे का इतिहास है आपके सामने। कमल जी, आपकी अगली पुस्तक है नीम अभी हरा है। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बता दें।
और आपकी एक और ये है प्रेम संबंधों की कहानियाँ। हाँ जी। इसमें क्या आपकी एक कहानी है इस पुस्तक में? नहीं नहीं नहीं, ये एक कहानी नहीं है, ये तो प्रेम संबंधों की कहानियों के बारे में बताती हूँ पहले। ये हाँ जी, इसके नवमन बारे में। प्रकाशन वालों ने 15 पुस्तकें निकाली एक सीरीज की। ठीक है। सबका नाम प्रेम संबंधों की कहानियां हैं। अच्छा। तो हमारे समग्र साहित्य में से जो प्रेम की कहानियां हैं, चाहे वो दाम्पत्य प्रेम की हैं, ठीक है। चाहे वो किशोर्य प्रेम की हैं, चाहे वो सफल प्रेम की हैं, चाहे वो असफल प्रेम की हैं, ठीक है। तो उन कहानियों का चयन करके नमन प्रकाशन वालों ने ये पूरी एक पुस्तक बनाई है। अच्छा, इसमें- मतलब ये सारी कहानियाँ इसमें आप हाँ, सब प्रेम, आपकी हैं। कोई भी इसमें, चाहे रोमानी प्रेम हो, चाहे कैसा भी प्रेम। कोई भी प्रेम हो, उसकी सारी कहानियां हैं इसमें। और नीम अब भी हरा है के बारे में बताइए। नीम अभी हरा में, इसके हमने बड़े चर्चे सुने, मैं चाहती हूँ कि आप हाँ, नीम हरा है के बारे में बताइए, नीम अब भी हरा है के बारे में। माधुरी जी, आपने नीम हरा के चर्चे इसलिए सुने होंगे क्योंकि ये मेरी ताज़ा तरीन किताब है। जी 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 जी। और आपको भी याद होगा कि 2 अप्रैल को हाँ जी जी बिल्कुल, 2009 मैं में, साक्षी हूँ। हाँ साक्षी हो ना, तो इसका लोकार्पण हुआ था। हम्म। तो इसकी कहानियों ने बड़े बवाल मचाए। वही बात, इसलिए ये जरा ऐतिहासिक ज्यादा ही बन गई। कहानियों ने बवाल ये मचाए कि मैंने किसी को भी अपने दिमाग में रख के कहानी नहीं लिखी, कोई भी। लिखी नहीं थी, ठीक है। कल्पना के उस पे उड़ते हुए, कल्पना के परों पर कल्पना के पड़ों पे उड़ते हुए। और मुझे मेरी गुरु चित्रा जी ने ये कहा था कि कमल, जो भी कहानियां लिखो ना, जी जी। तो उसमें इतना डूब जाओ कि हर पढ़ने वाले को लगे कि वो तुम्हारी कहानी है। जब तक तुम डूबोगे नहीं, तब तक उसमें वो भाव नहीं आ पाएंगे। तो मैंने वो डूब के जो कहानियां लिखी, या मैंने उत्तम पुरुष में लिखी, या जो कुछ भी कुछ कहानियां उत्तम पुरुष में लिखी गई, तो वो कुछ लोगों ने ना इसके ऊपर आपत्ति खड़ी की कि आपने हमारी कहानियां लिखी हैं। ओहो। मैं नाम नहीं लूंगी, लेना भी नहीं चाहूंगी। तो इसके लिए बवाल मचे, मेरे घर में भी बवाल मचा। ओहो। और मैं स्पष्ट ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को अब इस स्थिति पर आकर ये कहती हूँ कि महादेवी वर्मा अपने टाइम की सबसे बड़ी विद्रोहिणी थी। तो अब मैं भी बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे समय ने बना दिया। कमल जी, आप फिर विदेश भी बीच में चले गए थे। हाँ जी। तो आप कुछ बताना, आप ऑफ द रिकॉर्ड बता भी रहे थे कि महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ आप कह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने वो विचार हमारे लिए रखें, हमारे सामने। हाँ जी, मैंने ऑब्जर्व किया माधुरी जी वहाँ की महिला की स्थितियों को। जी जी। और जो भारतीय स्त्रियां वहाँ पर रह रही हैं, जो बिजनेस में हैं, हाँ। या किसी भी क्षेत्र में हैं, लेखन क्षेत्र में तो कमी है, क्योंकि एक ही जागृति संस्था से मैं मिली थी जिन्होंने मुझे सम्मानित भी किया था। तो उसमें तो मुश्किल से 20-22 लेडीज हैं उसमें, और वो भी 4 भाषाओं की मिला के, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी, उसमें लेखिकाएं हैं। तो लेखिकाओं की बात को छोड़ दिया जाए, तो वहाँ मैंने ये पाया कि त्रिशंकु वाली हालत है। अच्छा। जो भारतीय स्त्रियां वहाँ पर हैं ना, हाँ। जो काफी सालों से भी रह रही हैं, वो त्रिशंकु बन के लटक रही हैं। उनके लिए वहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया जाता है, अच्छा। देसी टर्न मॉडर्न, ओके। डीटीएम कहते हैं उनको। ओके। डीटीएम शॉर्ट है, वो वहाँ पर पॉपुलर है, देसी टर्न मॉडर्न। हाँ। वो ना यहाँ की रहती है ना वहाँ की रहती है। ओके। वो मतलब अजीब तरह के मेकअप करती हैं, अजीब तरह के वो करती हैं, उनके जीवन लाइफ वैल्यूज अलग हैं, और मतलब उनकी तरह बनना भी चाहती हैं, नहीं भी बनना चाहती। बच्चों पे, जो बच्चे वहाँ के जन्मे पले हैं, उन पे अपनी संस्कृति यहाँ की थोपना जहाँ वो बड़ी हुई हैं, या यंग एज में गई, शादियों के बाद गई, वो लोग थोपना चाहती हैं। और वो बच्चे इस संस्कृति को नहीं मानते हैं, वो वहीं की संस्कृति को मानते हैं। हाँ, बिकॉज वो वहीं पैदा वो हुए उनकी हैं। स्थिति बड़ी अजीब हो रही है। सुविधाओं ने उनको इतना गुलाम माधुरी बना लिया है अपना, कि वो सुविधाएं तज कर वापस इंडिया भी नहीं आना चाहती हैं। डॉलर्स कमा रही हैं, खूब कमा रही हैं, और एंजॉय नहीं कर रही हैं। ओहो। जो अच्छा, इसके साथ साथ ही मैं कहती हूँ कि जो वहाँ की स्थानीय स्त्रियां हैं, वो बहुत एंजॉय करती हैं। वो इसलिए एंजॉय करती हैं, वो उनका देश है, उनकी अलग कल्चर है। वो बाहर की कल्चर लेकिन ये दोहरी कल्चर में नहीं जी रही हैं। उनके पास तो वही कल्चर है जो उनकी ओरिजिनल कल्चर है, वो बहुत ज्यादा एडवांस है। क्योंकि वहाँ पर सब कुछ ओपन है, ओपन सेक्स टॉक शो होते हैं, ओपन सेक्स है, रेप के जो केस है ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। अगर कोई क्राइम होता भी है तो बड़े स्केल पे होता है, छोटे स्केल पे नहीं होता। तो मतलब स्त्रियां जो हैं वो शोषण का शिकार नहीं है, पर हमारी भारतीय स्त्रियां हैं शोषण के शिकार। वो इस तरह से शिकार है। कुछ लोगों से मैं कुछ ऐसी स्त्रियों से मिली, जाके मैंने
जाके उनके मैंने साक्षात्कार भी लिए, जी जी, जो कि सो कॉल्ड बिजनेस वुमेन भी हैं हाँ हाँ हाँ, या अच्छे ओहदों पे भी हैं, हाँ हाँ हाँ, तो अपने बलबूते पे धीरे धीरे वो बनी। जब उनको यहाँ से ब्याह के लेके जाया गया, कुछ दिल्ली की हैं, कुछ पंजाब साइड की ज़्यादा है, ओहो, हाँ हाँ, उनको जब लेके जाया गया तो डॉलर्स की चकाचौंध थी हाँ हाँ, कि ये है वो है, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए कि वहाँ तो ईंट खोदो तो डॉलर निकलते हैं, ये है वो है। तो होता है कि पता नहीं, एक वो अमरावती नगरी है, जैसे स्वर्गपुरी है जहाँ पर कि ऐश ही ऐश है, पर वहाँ संघर्ष बहुत है, मेहनत बहुत है, और जो करप्शन है भी ना वो लोकल लोगों में नहीं है। भारतीय लोग जो यहाँ से लेके जाते हैं, कुछ तो सीधे हो जाते हैं, कुछ होते ही ठीक है, कुछ सीधे हो जाते हैं वहाँ के, उसमें जो नहीं होते वो करप्शन फैलाते हैं, या फिर कभी है कि उनको वो पकड़ लिए जाते हैं, देश का भी नाम। तो ये जो ना कुछ लड़कियां जो बेचारी वहां पर गई ना, जो ठगी गई, कि ऑलरेडी वो लोग उन्होंने वहां पर पेपर मैरिज कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, कि वहाँ की जो सिटीजन्स होती हैं ना, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो मैक्सिकन है, किसी भी कंट्री की, चाहे वो पाकिस्तानी है, उनसे शादी कर लेते हैं लड़के लोग। अच्छा, फिर ना वो उनको इतनी लुभाती हैं कि उनको लगता है कि ये तो हमको सुविधाएं भी बहुत दे रही हैं। इन बिटवीन वो यहाँ से आके शादी करके ले जाते हैं, और इनको ले जाके राजी नहीं होते, वो जैसे जैसे अपने आप पहुंच जाती हैं तो उनकी मिट्टी पलीद होती है वहाँ पर। तो ये मैंने पीछे एक शाम रंग कहानी लिखी है, मधुमती में आई थी, तो एक ऐसी नायिका सिमरन की कहानी है। तो आखिर में फिर क्या है कि वैसे निग्रोस के बारे में कहा जाता है कि वो लोग अच्छे व्यक्ति नहीं है, कल्लूस कहा जाता है उनको। तो वो एक निग्रो ही उसको सहारा देता है, और उससे फिर बाद में शादी भी करता है। तो मतलब ये कहते हैं ना, अपवाद होते भी हैं, नहीं भी होते, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, पर जो कुछ भी है ना, वहाँ पर भारतीय स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेहनत भी बहुत कर रही हैं, सैटरडे संडे को भी लगी रहती हैं, लोकल जो लोग हैं वहाँ की लोकल स्त्रियां हैं वो खूब एंजॉय कर रही हैं, और ये लोग वेटर के काम भी कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी होके वेटर के भी कर रही हैं, क्योंकि वहाँ का तो ये मेड वगैरह तो होती नहीं है। अगर आपने रेस्टोरेंट भी खोला है तो आप ही बटलर हो, आप ही सब, आप ही खानसामा हो, आप ही बैरा हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही। तो घरों में भी यही है, स्त्रियां जो हैं कि आप ही बोची हैं, आप ही भग्गी हैं, आप ही बर्तन वाली हैं, आप ही सफाई वाली हैं, नौकरियां भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और पुरुषों की मानसिकता, भारतीय पुरुषों की वहाँ पर भी वैसी है कि स्त्री काम भी करे, घर के काम भी करे और बाहर के काम भी करे। ठीक है, अगर इसको आप दशा अच्छी कहते हो कि उन्होंने घर बहुत अच्छे चमका के रख लिए, खूब अच्छे अच्छे वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, खूब श्रृंगार कर लिए, खूब सोना लटका लिया, आप इसको अगर अच्छा कहते हो तो अच्छी। बस सवाल ये ना, जो आप त्रिशंकु की बात कर रहे थे कि वो त्रिशंकु में फंसी हुई हैं, और ना तो यहाँ की रह जाती है ना वहाँ की रह जाती है, आना नहीं चाहती है ना, और इन्हीं सारी बातों को सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारी वरिष्ठ साहित्यकारा फरीदाबाद की कमल कपूर जी हमारे साथ हैं स्टूडियोज में। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है कमल जी। धन्यवाद माधुरी, और श्रोताओं सलाम, प्रणाम, नमस्कार। कमल जी, आपकी इतनी सारी पुस्तकें, और इसके अलावा आपने बहुत सारी मैगजीन्स में, बड़ी बड़ी मैगजीन्स में आपकी रचनाएं छपती रही हैं, कादम्बिनी, नवनीत, कथा संसार, राजधर्म, समकालीन, अभिव्यक्ति, गृहलक्ष्मी, वनीता, और बहुत लंबी लिस्ट है।
मंजूषा, मेरी सहेली, वनी, सरस्वती सुमन, बहुत सारे मैगजीन्स, दैनिक भास्कर आदि 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 आदि, बहुत लंबे लिस्ट है आपके मैगजीन्स के जिसमें आपकी रचनाएं आती रही हैं। और आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, अमर भारती साहित्य संस्थान, जगमग दीप ज्योति, अलवर की बाल विभाग अध्यक्षा आप हैं। जगमग दीप ज्योति 2007 में और महिला विशेषांक का आपने अतिथि संपादक किया है। ऐश्वर्य एवं यूएसएम पत्रिका की संरक्षिका हैं आप। और इसके अलावा आप समाज कल्याण संस्था प्रयास की कार्यकारिणी सदस्य हैं और पहचान संस्था आपने की आप संस्थापक अध्यक्षा हैं। और आपकी एक मैगजीन भी संस्था की तरफ से आती है। आप उर्दू दोस्त से भी जुड़ी हुई हैं, ऋचा लेखिका मंच के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं, सार्थक प्रयास से भी आप जुड़ी हुई हैं, प्रयास वेलफेयर सोसाइटी से भी आप जुड़ी हुई हैं, और आप ब्यूरो चीफ नारी अस्मिता की भी हैं, और आपकी मैगजीन है पहचान संस्था की पहचान। हाँ जी। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि उस संस्था के बारे में और उस मैगजीन के बारे में आप बताएं। हाँ जी माधुरी जी, जी संस्था के बारे में आपको बताती हूँ जी कि जो नवोदित लेखिकाएं आती हैं ना, जी जी, तो या तो हमारा समाज ऐसा है या वो मतलब संस्कारशील परिवारों से आती हैं, पुरुषों से खुल नहीं पाती हैं। तो जो पुरुष वर्चस्व वाली या पुरुष संस्थापक और अध्यक्षों वाली संस्थाओं में वो फ्री नहीं हो पाती हैं। जी जी। तो उन सबका आग्रह था, और इसके अलावा प्रतिष्ठित लेखिकाओं का भी आग्रह था कि क्यों ना हम भी लेखिकाएं मिलकर एक ऐसा मंच बनाएं जहां पर हम लोग हर विषय पर बात कर सकें। जी जी। अब माधुरी जी, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि आज भी हम इतना एडवांस होने के बावजूद भी ना, जैसे बलात्कार के विषय हैं या कोई स्त्री की समस्याओं से जुड़े विषय हैं या स्त्री रोगों से जुड़े विषय हैं, कुछ भी हम लोग ना, यार इवन हम श्रृंगार रस की भी कविताएं और संस्थाओं में बोलने में हमें थोड़ा झिझक होती है। और जब पहचान की मैं भी सदस्य हूँ तो मुझे बड़ा, मैं खुलकर अपनी श्रृंगार रस की रचना जो है पहचान के बिल्कुल 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 अपने मधुर स्वर में आप पढ़ती हैं, सबको आनंद विभोर करती हैं। तो फिर ना सबने, मैंने तो क्या किया, सबका सहयोग था, ये बस सहयोग था, सबकी प्रेरणा थी। एक मैंने बस ये है कि निर्णय लिया कि बात हो नहीं पा रही थी, सब लोग कहती थी, साथ में बात भी उठाती थी, साथ में ये भी कहती थी पता नहीं हमें ये पुरुष वर्चस्व वाला समाज है, हमारी संस्था को टिकने देगा नहीं टिकने देगा। बहुत क्रिटिसाइज किया गया, तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया था ना। मैंने कहा कि कदम तो उठाओ, पहला कदम उठाओगी तो 10 कदम भगवान भी सहायता करेंगे, सरस्वती माँ है ना हमारे सिर पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आखिर हिम्मत करके ये 5 वर्ष पूर्व 19 मार्च को, 19 मार्च का दिन था, आपको भी याद होगा, आप भी थी उसमें, चित्र भी है मेरे पास, प्रथम दीप शिखा जब प्रज्वलित हुई थी, आपके हाथ में माचिस है, जब आप अगर वो जला रही हैं मोमबत्ती, तो बस वो संस्था प्रारंभ हुई, बहुत से नाम सुझाए गए। तो डॉक्टर संतोष गोयल जो पहले यहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहती थी, तो उनको हमने पहले संरक्षक बनाया था, तो उन्होंने नारी अभिव्यक्ति मंच पहचान नाम सजेस्ट किया, तो सबकी सहमति से ये अप्रूव हुआ कि ये इनाम दिया जाएगा। तो 15 सदस्यों से माधुरी जी ये संस्था शुरू हुई, और आज भगवान की दया से 125 सदस्याएं हैं इसमें 5 साल के अंदर, और पूरे भारत से जुड़ी हुई, 7 समुंदर पार करके भी कई लेखिकाएं इससे आज जुड़ी, जो इसकी बिल्कुल नियमित रूप से चंदा देती हैं, वार्षिक चंदा देती हैं। फिर बस वही है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, हम संतुष्ट नहीं होते ना, लेखक जुनून की बस अब कुछ और करना है, अब ये कर लिया, अब कुछ और करना है। फिर मन में मौज उठी जी, ये पत्रिका भी आनी चाहिए। मेरे मन में मौज उठी, मैंने अपने सब सदस्यों के सामने रखी इस मौज को। वो सब कहते हैं क्या बात कर रही हैं आप, पत्रिका हमारी क्या औकात है कि हम पत्रिका निकालेंगे, खाला जी का घर है। चित्रा दीदी मेरी गुरु हैं, चित्रा दी को फोन किया, तो चित्रा दीदी कहती हैं कि कमल तुम सोच समझ के कदम उठाना, ये मतलब पत्रिका निकालना आसान नहीं है। क्या था, ठीक किया, बस पत्र लिखे और लेखिकाओं को पत्र लिखे। पहली पत्रिका जो थी वो सिर्फ लेखिकाओं पे केंद्रित थी, उसमें पुरुष लेखक कोई नहीं थे। तो बस आ गई, रचनाएं भी आ गई, विज्ञापनों से पैसा भी जुड़ गया, और पहली पहचान आ भी गई, वार्षिक पत्रिका है। और हरियाणा साहित्य अकेडमी के तत्वावधान में उस टाइम थे फूलचंद मौलाना थे ना शिक्षा मंत्री, उनके हाथों इसका लोकार्पण हुआ। फिर दूसरा अंक भी आ गया, चल साथी कदम बढ़ाएं तो सही, मंजिलें खुद ब खुद मिल जाएंगी। चल साथी लेकर हाथों में हाथ दिया जलाएं तो सही, अंधेरे खुद ब खुद घुल जाएंगे, उजाले खुद ब खुद मिल जाएंगे। क्या खूब, क्या खूब। कमल जी, आपने ढेरों सम्मान हासिल किए,
बहुत लंबे लिस्ट विनम्रता, मेरे सामने ये है। हरियाणा साहित्य विनम्रता पूर्वक अकादमी स्वीकार करती हूँ। और बहुत लगभग 60-70 सम्मान आपके क्रेडिट में हैं। इतने सारे सम्मान आपको हरियाणा से ट्रांसपोर्ट विभाग से आपको कार्ड मिला हुआ है, पास मिला हुआ है कि आप फ्री में सफ़र कर सकते हैं। कृपा है उनकी। तो आप मुझे बताइए कि आप इतने, आपकी पुस्तक पर पीएचडी भी हो चुकी है, शोध कार्य भी हो चुके हैं, और आप देश विदेश के मंचों पर भी आप पाठ कर चुके हैं। हाँ इतने जी। सारे सम्मान आपने हासिल किए हुए, कैसा लगता है इतने सारे सम्मान हासिल करके? ये लगता है कि मंजिल अभी मैंने पाई नहीं है, ये मतलब अभी कुछ भी नहीं है, ये तो एक मेरे खाली पड़ाव थे कि मंजिल अभी दूर है। और मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मेरे से ऊपर बहुत लोग हैं, जी जी जी। मेरे से ऊपर इतने लोग हैं कि उनके सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बरगद या बड़े नीम की छांव में बैठी हुई हूँ और मेरे को अभी और आगे तक जाना है, उस छांव में विश्राम कर रही हूँ, उससे बहुत कुछ हासिल करना है, उस हासिल को लेके आगे बढ़ना है, आखिरी सांस तक काम करते जाना है। गुलमोहर वाली बात आ गई कि गुलमोहर की तरह बस एनर्जी अर्जित कर रही हूँ अपने अंदर। और अपने बड़े बड़े जो मेरे वरिष्ठ हैं, चाहे वो शहर के हैं चाहे बाहर के हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे इसमें जो प्रोत्साहित किया है, मैं थकती नहीं हूँ, बढ़ती चली जाती हूँ, मेरी साहित्य गुरु चित्रा मुदगल जी, जी जी, जिन्होंने पल पल मेरा साथ दिया। हम सलाम करते हैं। मैं उनको सलाम प्रणाम, और उनको मैं धरा की वाग्देवी कहती हूँ, क्या बात। क्योंकि सरस्वती माँ को किसी ने देखा नहीं है, साक्षात आंखों से नहीं देखा। हम उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उनके चित्र की पूजा करते हैं, हम सभाओं में उनके चित्रों को माल्यार्पण करते हैं, पुष्पार्पण करते हैं, पर चित्रा दीदी मेरे लिए धरती की वाग्देवी है। और कमल जी, अंतिम मेरा प्रश्न होगा कि ये जिंदगी आपके लिए लगता है फूलों का गुलदस्ता सा है, जिंदगी एक प्यार का नगमा सा है। हाँ जी। तो मैं चाहूँगी कि अपना संदेश फरीदाबाद के नागरिकों को कुछ दे जाए। माधुरी जी, मैं ना सोचती थी कि जिंदगी फूलों का गुलदस्ता है और जिंदगी बिल्कुल नरम बिछोना है। कई सालों तक सोचती रही, पर मेरी सोच कट गई। संघर्षों से गुजरी मैं ऐसे संघर्षों से पिछले 2-3 सालों में गुजरी कि मैं उसको जुबान पे लाना नहीं चाहती। पर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ अपनी बहनों को, जो भी मेरा कार्यक्रम सुन रही हैं, कि अपने हकों को पहचाने और अपने घर की चौहद्दी में किसी भी तत्व को एक निश्चित सीमा के बाद प्रविष्टि की आज्ञा न दें। व्यक्ति को पहचानना सीखें कि व्यक्ति सामने से जो कुछ है, हंसता मुस्कुराता, आपकी ठकुर सुहाती करता, चापलूसी करता, वो अंदर से वैसा होगा जरूरी नहीं है। देख परख कर किसी से दोस्ती बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद में आप अपने अधिकारों का ज्ञान रखें, ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपको अभी जरूरत नहीं है तो कभी भी जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। माधुरी, मैं बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर के आई हूँ पिछले कुछ महीनों में, या समझ लो कि 1-2 साल में। वो इसलिए गुजरी हूँ क्यों मैं सच में अपने लेखन में ही डूबी रही, कहानियां रचती रही और उसमें खुश होती रही, अपनी दुनिया उजड़ती और मेरे हाथ में झुनझुना दे दिया गया इसका कि तुम ये गहना बनवा लो, जबकि मुझे गहनों का शौक नहीं है। किताबें मेरी गहना है, मेरी कलम मेरा गहना है, कलम मेरे हाथों का श्रृंगार है, पर मेरे हाथों में झुनझुना दे दिया गया। मैं उसमें मस्त रही। सजग रहो, सचेत रहो, चारों तरफ के वातावरण को देखो कि क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे कौन आपके अधिकारों का हनन कर रहा है। और आज जो आपका अपना है, आज आपका पति अपना है ना, वो कल को भी अपना रहेगा नहीं रहेगा। जिंदगी के किसी मोड़ पे नहीं कह सकते। माधुरी जी, मैं 5वां दशक पार कर चुकी हूँ और 4-5 साल में मैं 6ठे दशक में प्रवेश कर जाऊंगी। और इस मोड़ पर मैंने क्या क्या सहन किया, मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि मैंने दुख सहन किए, पर अब मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने अधिकारों को जान गई हूँ। नारी के अधिकार असीमित हैं, सब संस्थाएं उसके साथ में है। वो एक कदम उठाए तो सही, वो क्यों सहती है, उसे सहना नहीं है। और पुरुष इसीलिए उसे दबाता है, वो सोचता है कि अपनी इज्जत को रोएगी, कोर्ट में नहीं जा पाएगी और वुमेन सेल में नहीं जा पाएगी और अपनी इज्जत को रोएगी कि मतलब मेरी भी इज्जत बाहर ना बदनाम हो। तो इसीलिए पुरुष उसके ऊपर दबंग बन के अत्याचार करता जाता है। नारी तेरी अलमारी में तुलसी भी है और चंडी भी है, बिल्कुल। तेरे हाथ में करछी भी है और तलवार भी है, जब तुझे जो रूप धारण करना हो वो रूप धारण कर। बिल्कुल, मैं कर चुकी हूँ धारण। कमल जी, आपने आगाह किया, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें और किसी को अपने प्यार के नगमे में गांठ
न डालने दें। बिल्कुल। और मुझे वो गीत याद आ रहा है और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में प्यार का नगमा यूं ही बजता रहे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक फ़ोन कॉल पर हमारी गुजारिश स्वीकार की और हमारे श्रोताओं से मिलने के लिए, अपने जज्बातों को शेयर करने के लिए चली आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। माधुरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सर मुकेश गंभीर जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे मंच दिया, और मैं आशा करती हूँ कि इस मंच पे एक बार मैं फिर आऊँगी और आपके साथ गुफ्तगू करूँगी। बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी